हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनविंदर सिंह। आज के लिए मैं आपका टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास 10th का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, व्हाट आर रिसोर्सेज, और उसके बाद हम जो है टॉपिक देखेंगे डेवलपमेंट का। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज है क्या है, तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि एवरीथिंग दैट इज़ अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन आवर सराउंडिंग टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। चाहे वो छोटी सी सुई से लेकर बड़े एरोप्लेन तक कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, जो भी आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, जो भी थिंग, कोई भी वस्तु जो आपकी ज़रूरतों को पूरी करती है, उसको हम रिसोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, गर्मी लग रही है, फैन हमने ऑन कर लिया, तो ये क्या हो गया, हमारे लिए रिसोर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा है ये रिसोर्सेज का, आपको पता चलेगा कि व्हाट आर रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज आर दैट थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन अवर सराउंडिंग्स टू फुलफिल अवर बेसिक नीड्स, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हो चीज़, उसको हम रिसोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब ये हाउ दी रिसोर्सेज टू बी फॉर्म्ड, ये कैसे बनते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज और ऑफ थिंग्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स। अब जो आपके इन्वायरमेंट में जो वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, उनको हम रिसोर्सेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है रिसोर्सेज में, किसको, थिंग्स को। कोई भी आपकी इन्वायरमेंट में कोई थिंग्स है, उसको कैसे करते हैं, तो दिस इज अ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। जैसे हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, जैसे हम सोसाइटी में रह रहे हैं, अपने सर्वाइविंग के लिए हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, तो ऐसे ही जो फॉर्मेशन होती है थिंग्स की, जिसको रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया जाता है, ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है। किसका इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है, वो मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। अब इन तीनों को जो है, जो यूज करता है, जो थिंग्स को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है, वो कौन करता है, अल्टीमेट ह्यूमन। ह्यूमन, तो ह्यूमन इज अ अल्टीमेट रिसोर्स। ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है, बिकॉज चाहे हमारी कुदरत में, नेचर में कोई भी वस्तु हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, जो कुछ भी हो। ठीक है, जैसे पानी है, अगर पानी को मनुष्य यूज नहीं करेगा, ठीक है, सपोज हमने बिजली बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें डैम्स बनाने पड़ेंगे। डैम बनाने के लिए हमें क्या है, वाटर की जरूरत चाहिए। अगर हम वाटर को रोक कर डैम बनाएंगे और डैम के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तभी तो हमारे घरों में बिजली आएगी। तो अल्टीमेटली ये सारा किसके द्वारा होता है, ह्यूमन के द्वारा। तो सो ह्यूमन इज अ अल्टीमेट रिसोर्स। तो ह्यूमन क्या करता है, नेचर के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, किसके द्वारा, थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के द्वारा नेचर के साथ इंटरेक्शन करता है, और बाय फॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन बनाकर नेचर के साथ टेक्नोलॉजी के द्वारा इंटरलेट करके उसको जो है थिंग्स को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है। तो आपको समझ आया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, थिंग्स को कैसे रिसोर्सेज में ट्रांसफर किया जाता है, ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। किसका, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का। नंबर 1 नेचर, नंबर 2 टेक्नोलॉजी, और नंबर 3 इंस्टीट्यूशन का। अब इसको कौन करता है यूज, ह्यूमन। ह्यूमन इज द अल्टीमेट रिसोर्स। ह्यूमन क्या करता है, नेचर के साथ टेक्नोलॉजी के द्वारा इंस्टीट्यूशन बना के उससे इंटरेक्ट करता है और उसको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की कितनी टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं ये मैं आपको बताऊंगा। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और एक होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। इसको हमने 2 कैटेगराइज में कर लिया, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। अब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को आगे 2 हिस्सों में बांटा गया है। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो हमें कुदरत के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे हवा, पानी, और आपके फोसिल फ्यूल्स हो गए, ऑयल हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारे किसके द्वारा मिलते हैं हमें, कुदरत के द्वारा, नेचर के द्वारा, इसलिए इसको नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। और ह्यूमन के द्वारा जो स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स या जो कुछ भी बनाया जाता है, वो होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। अब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज में भी, नेचुरल रिसोर्सेज को हमने 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया है। एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल। एक हो गया हमारा रिन्यूएबल और दूसरा हो गया हमारा नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल को हम पढ़ेंगे। रिन्यूएबल को आगे सब कैटेगराइज किया गया है, कंटिन्यूस और फ्लो।
जैसे विंड और वाटर। रिन्यूएबल मतलब जो लगातार खत्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं, मतलब कंटिन्यूस फ्लो में उनकी पुनर्जन्म मतलब दोबारा बनते जाते हैं। जैसे विंड है, हवा चलती जाती है। पानी है, पानी क्या है, इवेपोरेशन के द्वारा क्या है, ऊपर चला जाता है, ऊपर कंडेंसेशन होती है, बादल बनते हैं, और फिर वर्षा के द्वारा मतलब प्रेसिपिटेशन के द्वारा नीचे फिर धरती में आ जाता है। तो ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, ये चलता रहता है, मतलब ये अपने आप जो है रीन्यू होता रहता है। समझे बेटा बात? तो ये हो गया आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे हमने वाटर, विंड और वाटर का दिया मैंने एग्जांपल। दूसरा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कौन से होते हैं हमारे, जैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट मतलब नेचुरल फॉरेस्ट, जो कुदरती तौर पे हमारे फॉरेस्ट बने हुए हैं, वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में आते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो हमारे जंगली जानवर है। उसके बाद आ गया हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिनको दोबारा मतलब यूज में नहीं लाया जाता, एक बार खत्म हो गए उसको दोबारा यूज में नहीं लाया जाता। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इसको भी आगे दो कैटेगराइज किया गया है, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। मतलब जिनको दोबारा उसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसको रिसाइकल की प्रक्रिया से, बाय द प्रोसेस ऑफ रिसाइकल, रिसाइकल के प्रोसेस से उसको दोबारा यूज किया जा सकता है। और नॉन रिसाइकल मतलब जो एक बार खत्म हो गए तो बिल्कुल फिनिश हो गए, उसके द्वारा उनको रिसाइकल या किसी भी और वे से उनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। तो रिसाइकल में आते हैं जैसे मेटल्स। मेटल्स को हम मेल्ट करके क्या किसी दूसरी वस्तु में या थिंग में, रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको मेल्ट करके। ठीक है, ऐसे नॉन रिसाइकेबल कौन से होते हैं, फॉसिल फ्यूल, जैसे आपका कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सारे जो है फॉसिल फ्यूल है, जो एक बार आपने यूज कर लिया उसके बाद उनको किसी भी वे से, चाहे वो रिसाइकलिंग का हो, रिप्रोसेस हो, किसी भी वे से उनको दोबारा यूज करने के लिए या नहीं लाया जा सकता। तो ये हो गया आपका नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल थे। रिन्यूएबल में कैटेगरी 2 थी, कॉन्टिन्यूस और फ्लो, जैसे विंड और वाटर। बायोलॉजिकल में थे, बायोलॉजिकल में 2 थे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में 2 थे, रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकल में था जैसे आपकी मेटल्स, और नॉन रिसाइकल में था आपके जैसे फॉसिल फ्यूल्स। अब आ गया है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन इज द अल्टीमेट रिसोर्स। किसी भी थिंग्स को यूज करने में जो है ह्यूमन अपना एक रोल प्ले करता है। तो ह्यूमन इज द अल्टीमेट रिसोर्स। ह्यूमन क्या करता है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन क्या करता है, इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे आपकी बिल्डिंग्स होगी, सेटलमेंट्स होगी, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, आपके रेलवेज हो गए। ठीक है, ये सारा किसके द्वारा बनाया जाता है, ह्यूमन के द्वारा। तो ह्यूमन, दीज आर द स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस रिसोर्सेज। उसके बाद आता है आपका क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में, और क्वालिटी मतलब उसमें कितनी गुणवत्ता है। ठीक है, तो क्वालिटी और क्वांटिटी भी ह्यूमन रिसोर्सेज का हिस्सा है। जैसे सपोज कर लो आपकी कोई कंट्री इंडिया है, तो इंडिया में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी क्या है, आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा पॉपुलेशन तो ज़्यादा क्वांटिटी, और उसकी क्वालिटी कितनी है ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कम है, क्वांटिटी कम है, तो वो ज़्यादा उनके हम ख्याल रख पाएंगे, गवर्नमेंट है, या उनको ज़्यादा बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो किसी देश की जो नंबर ऑफ सिटीजन्स होते हैं या नंबर ऑफ उनके पर्सन्स होते हैं, ये उनकी जो है क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करता है। उस क्वालिटी क्या है, वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने स्किल्ड हैं, कितने के पास जॉब्स हैं, या किसी के पास कौन सी मतलब एक अच्छी जो है क्वालिटी है। ठीक है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कितने हेल्थी पर्सन हैं, कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने अनएजुकेटेड लोग हैं। तो ये सारा आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी में आता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ये नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसी चैप्टर का, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, पहले तो हमने नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ा था। अब हम इनको अलग अलग कैटेगराइज में जो है डिवाइड करेंगे। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपने ये ऐसे ही डायग्राम बनाने, बिकॉज डायग्राम से जो मार्क्स आपके वो अच्छे आएंगे। तो आप ऐसी डायग्राम बनाओगे। नंबर 1 पे है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नंबर 2 एक्सेसिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, एंड नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एंड नंबर 4 स्टेटस ऑफ
डेवलपमेंट। ये आपके फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम एक एक को जो है आगे सब डिवाइड करेंगे। ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1 बायोटिक एंड नंबर 2 अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन जो है हमारे लिविंग बींग्स हैं, जैसे लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी गई है, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ इज नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। दूसरे हैं अबायोटिक, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें आपके आता है रॉक्स एंड मेटल्स। दीज आर अबायोटिक रिसोर्सेज। यहाँ पे मैं आपको एरो का निशान भी देता हूँ, और आप लोगों को जो है ये डायग्राम थोड़ा आपने इसको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। दूसरा है ऑन दी बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी। इसमें है दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको भी सब डिवाइड में, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसका द्वारा रीयूज होता है, और नॉन रिन्यूएबल जिसको द्वारा रिन्यू नहीं किया जा सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपका सोलर एंड विंड एनर्जी, सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, जिसको हम द्वारा जो है रीन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे मैंने आपको वाटर की पहले एग्जांपल दी थी कि ये वाटर साइकिल के द्वारा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा जो है पानी द्वारा रिन्यू होता रहता है, तो ये आ गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके आ गया मिनरल्स और फॉसिल्स फ्यूल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिसको हम एक बार यूज कर लिया उसके बाद दोबारा उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, वो फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। तो ये हो गया हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब तीसरा है ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। नंबर 1 आपका कौन से हो गए? इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सबसे पहले करेंगे हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल जैसे आपको वर्ड से ही पता चलता है, जो किसी एक आदमी या इंडिविजुअल का रिसोर्स हो। ठीक है, सपोज जैसे आपका घर है आपके पास, तो ये आपका प्राइवेट है। ठीक है, तो ये कौन से हो गया? इंडिविजुअल। जैसे किसी किसान का, फार्मर का कोई खेत है जो उसके नाम पर है, उसके कागजात है उसके पास, तो वो कौन से होंगे? इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो हमारे सिर्फ हमारे हैं, दूसरों के नहीं है। तो नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी जैसे आपको पता चल रहा है कि कुछ लोगों का या ग्रुप होता है, कि विलेज होती है जिसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिस पर एक का हक ना हो। ठीक है, जैसे गांव में आपका आ गया, जैसे ग्राउंड हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, जहाँ आपके गली मोहल्ले में पार्क बनी होगी, प्ले ग्राउंड हो गया, पार्क हो गया, कोई भी पौंड हो गया। ठीक है, गांव का पौंड होता है, वो हो गया। आपको कोई भी ऐसी सार्वजनिक जगह जिस पर एक आदमी का मतलब हक ना हो, पूरी विलेज का, पूरी कम्युनिटी का जो है तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। उसके बाद है आपका नेशनल रिसोर्सेज। अल्टीमेटली बेटा जो भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई भी रिसोर्सेज हो, वो अल्टीमेटली नेशनल रिसोर्स ही होते हैं। हमारी गवर्नमेंट के पास या नेशन के पास ऐसे कुछ राइट्स होते हैं जिसके द्वारा वो हमारी लैंड को एक्वायर कर सकती है, मतलब खरीद सकती है, एक्वायर कर सकती है। आपको उसका जो मौजूदा दाम होगा वो देकर उसको एक्वायर कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो रोड बनती हैं, ब्रिजेस बनती हैं, रेलवे बनते हैं, ये हमारे सेटलमेंट्स या शहरों के बीच में से निकल के बनते हैं। तो ये जगह कहाँ से आती है? तो ये जगह जो है इंडिविजुअली होती है, कुछ कम्युनिटी की होती है। तो गवर्नमेंट के पास ये राइट्स होता है कि उस जगह को या उस एरिया को एक्वायर करके जो है वहाँ पर रोड, ब्रिजेस, कैनाल्स या कुछ भी जो है वो बना सकते हैं। इसलिए अल्टीमेट जो भी रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, वो अल्टीमेटली नेशनल रिसोर्सेज ही होते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे अलग अलग कंट्रीज होती हैं, तो कुछ रिसोर्स जैसे ओशनिक रिसोर्सेज होते हैं, इस पे सभी कंट्रियों का हक होता है। सिर्फ 200 इकोनॉमिकल जोन से 200 किलोमीटर इकोनॉमिकल जोन से आगे जो है इंटरनेशनल रिसोर्स, जो ओशनिक रिसोर्स होते हैं, उन पे सभी कंट्रीज का हक होता है। कोई भी एक कंट्री उसकी जो है हकदार नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था, इंडिविजुअल के जैसे सेटलमेंट होगी, और कम्युनिटी का आपका हो गया कॉमन विलेज, कॉमन जो आपके विलेज के कॉमन लैंड होती हैं। उसके बाद आ गया आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो रिसोर्सेज है उनका विकास कैसे हुआ, कितना हुआ। ठीक है, स्टेटस कितना डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। तो कुछ है हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज।
पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बी यूटिलाइज्ड। जो हमने पता तो है कि उस एरिया में कुछ रिसोर्सेज हैं बट अभी हमने उनको यूटिलाइज करना स्टार्ट नहीं किया है। जैसे राजस्थान में ले लो आप विंड और सोलर एनर्जी। विंड और सोलर एनर्जी को हमें पता है कि वो हमारे पास जो है रिसोर्स है बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास उतने स्किल्ड वर्कर नहीं है, तो इसलिए हम उसको पोटेंशियल रिसोर्सेज में काउंट करते हैं। सेकंड है आपका डेवलपमेंट। ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिसको हम जो है रिसोर्सेज विच आर सर्वाइव्ड एंड द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उनको अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा, जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं और हम उनको आइडेंटिफाइड कर लिया है कि किस एरिया में कितने रिसोर्सेज है। उसके बाद क्या है आपका ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट और स्टॉक। स्टॉक थर्ड क्या है आपका? स्टॉक। स्टॉक के आधार पे करते हैं मिनरल इन एनवायरनमेंट विच कैन बी हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट येट दे आर नॉट बी यूज। बट उनको यूज नहीं किया जा रहा बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से हम उनको जो है यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम उनको देते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक। स्टॉक के आधार पे काउंट करते हैं। अब लास्ट वन है रिजर्व्स। रिजर्व क्या होते हैं? किस चीज को हम अपने पास रख लेते हैं कि जब आने वाले समय में इसको हम यूज करेंगे, रिजर्व्स उसको बोलते हैं। तो ये स्टॉक की सब कैटेगरी है, स्टॉक का ही सब सेट है। जैसे कोई स्टॉक है हमारे पास, हमने वो देख लिया कि हमारे पास ये रिसोर्स है, तो हम इसको थोड़ा सा उनको हमने क्या कर लिया, कैटेगराइज भी कर लिया, बट अभी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बट देयर यूज नॉट बी स्टार्टेड येट स्टार्ट, बट उनका यूज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। दीज कैन बी यूज्ड टू मीटिंग द फ्यूचर जनरेशन। आने वाली जनरेशन के लिए हम उसको संभाल के रख रहे हैं, तो वो हमारे हो गए द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिजर्व्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या है हमारा? हमने अभी अपने में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बता दिया, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि रिसोर्स को कैसे प्लान्ड वे से यूज़ किया जाए ताकि जो ये आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी बचे रहें। तो क्या है रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या आता है आपका? इनडिस्क्रिमिनेटली हम यूज कर रहे हैं इसको, मतलब यूज़ करे जा रहे हैं बिना सोचे समझे। जैसे पानी का उपयोग है, बिना सोचे समझे हम इसको वेस्ट करते रहते हैं, पोल्यूट करते रहते हैं, बिना सोचे समझे हम जंगलों को काट रहे हैं, जिससे क्या है इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ हो रहा है। जैसे आपके घर में अगर हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, डीजल यूज़ कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि आपके घर में कितने व्हीकल्स हैं। ठीक है, हर आदमी अपना अपना व्हीकल लेकर जो है जा रहा है। किसी के पास स्कूटी है, किसी के पास बुलेट है, किसी के पास जो है बाइक है। ठीक है, एक घर में दो दो तीन तीन व्हीकल्स हैं। हर आदमी अगर मार्केट जाना है तो अपना अलग व्हीकल लेकर जाता है। ठीक है, गाड़ियाँ हैं आपके पास। अगर हम ऐसे ही इंडिस्क्रिमिनेटली यूज करते रहेंगे तो फॉसिल फ्यूल तो एक दिन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो लिमिटेड वे में है और नॉन रिन्यूएबल है। तो क्या है इंडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, जिससे डेप्लेशन मतलब वो क्या है रिसोर्सेज जो है खत्म हो रहे हैं, डेप्लेशन के दौर में आ रहे हैं, जिसके लिए अकोमुलेशन। और ये रिसोर्सेज किस सिर्फ कुछ ही हाथों में है, मतलब कुछ ही लोगों के पास है। जो ज़्यादातर रिसोर्सेज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, तो जिसके कारण जो है गरीब और अमीर का दो जो है ग्रुप्स बन रहे हैं। और तीसरा है एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज हम रिसोर्स को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, जैसे जंगलों को काट रहे हैं, पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, जिससे क्या है एक ग्लोबल क्राइसिस आ सकते हैं। जैसे आपका इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है आपकी। ठीक है, दिन ब दिन टेम्परेचर है जो बढ़ रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसके बाद जो ओजोन लेयर है आपकी, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो सूरज से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है, जिसको हम अल्ट्रा वायलेट रेज पराबैंगनी किरणें कहते हैं, वो अगर धरती तक पहुंचने लगी तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, तो उस ओजोन लेयर को ख़त्म कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हम अगर एक्सप्लॉयटेशन करते रहे रिसोर्सेज का, तो ये ग्लोबल क्राइसिस जो है आने में देर नहीं होगी। तो अब इंडिया में हम पढ़ेंगे, इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग है वो कैसे की जाती है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया में जो है सबसे पहले क्या है आइडेंटिफिकेशन। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि किस स्टेट में कौन सी रिसोर्सेज है हमारे पास।
किस स्टेट में कौन से रिसोर्सेज, चाहे वो विंड रिसोर्सेज हो, चाहे वो एनर्जी रिसोर्सेज हो, चाहे वो पोटेंशियल रिसोर्सेज हो, वटएवर कोई भी रिसोर्स है, पहले हमें आइडेंटिफाई करने का रहेगा कि किस स्टेट में कौन से रिसोर्स है। दूसरे पास क्या है, इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब हम उनको रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए, इसके लिए हमें क्या है, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा आपका प्लानिंग स्ट्रक्चर में। तीसरा है मैचिंग ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। जो भी हमने पूरे देश के राष्ट्र के प्लान डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाए हैं, और वो प्लान और हमारे जो रिसोर्सेज को जो यूज़ करने के लिए प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया है, वो दोनों मैच करता होना चाहिए। जैसे कि 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 5 ईयर प्लान जो है बनने स्टार्ट हो गए। तो 5 ईयर प्लान्स को क्या है, हम अपने रिसोर्स प्लानिंग के साथ जो है मैच करेंगे। उसका बाद है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हमने रिसोर्सेज का पता भी लगा लिया, उनको यूटिलाइज करने का तरीका भी अपना लिया। अब अगर हम उसको इंडिस्क्रिमिनेटली जो है बिना सोचे समझे यूज़ करते रहे, तो वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है जरूरी है, ठीक है। अगर हम उसको कंजर्व नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज एक दिन जो है खत्म हो जाएंगे। सो क्या है रिसोर्स की, मैंने अल्टीमेटली बताया कि रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये तीनों आपस में इंटरलेट हैं। पहले हम इसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें करनी पड़ेगी। हमारा लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज में हमारे इंडिया में वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स है। जैसे यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, वैलीज भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, उसके बाद डेजर्ट्स भी हैं, उसके बाद प्लेन्स भी हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर इन द लैंड रिसोर्सेज। अब हम लैंड यूटिलाइजेशन, कि हम लैंड को कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। तो लैंड यूटिलाइज को कैटेगराइज करने के लिए ये 2 फैक्टर जो इसको डिटरमाइन करते हैं, वो कौन से हैं, फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आते हैं आपके कि आप लैंड को यूज़ कैसे करो। फिजिकल फैक्टर में है टोपोग्राफी, नंबर 1 टोपोग्राफी, नंबर 2 क्लाइमेट, एंड नंबर 3 आपका है सॉइल टाइप। ये आपने ऐसे डायग्राम बनानी है एग्जाम में। फिजिकल फैक्टर से टोपोग्राफी मतलब आपके जिस एरिया का लैंड है वो कैसा है, कैसी मिट्टी है वहाँ की, और कैसा मतलब वो उबड़ खाबड़ है, मतलब वो हिली एरिया है, प्लेन एरिया है, डेजर्ट एरिया है, या कैसा है, ठीक है। अगर प्लेन एरिया होगा तो आपको पता है वहाँ पे कल्टीवेशन, जहाँ आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा लगाई जाएंगी, वहाँ पे जो सेटलमेंट ज़्यादा होंगी, तो इसलिए टोपोग्राफी अफेक्ट करती है लैंड यूटिलाइजेशन को। नेक्स्ट है क्लाइमेट, जो जैसे आपको पता है कि एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सट्रीमली कोल्ड। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो भी नुकसानदायक है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी नुकसानदायक है। तो हमें इक्वल क्लाइमेट चाहिए। तो यहाँ पर क्लाइमेट किसी फसल के लिए या किसी इंडस्ट्री के लिए सूटेबल होगा, वहाँ पर जो है लैंड यूटिलाइजेशन उस चीज़ को प्रभावित करेगी। तीसरा है आपका सॉइल टाइप, वहाँ पे सॉइल कैसी है। जैसे अगर उपजाऊ मिट्टी होगी तो आपको पता है वहाँ पे अगर उपजाऊ मिट्टी होगी तो कल्टीवेशन जो है एग्रीकल्चर वहाँ पे ज़्यादा होगी, तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो सेटलमेंट ज़्यादा होंगी, सेटलमेंट ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे उनको वर्कर्स जो हैं ज़्यादा मिलेंगे। तो दिस इज द सॉइल टाइप। आगे आपका ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में भी 3 कैटेगरी हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या है कि वहाँ के लोगों की कितनी घनता है, ठीक है, कितने लोग उस एरिया में रह रहे हैं। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर करेंगे, ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी ताकि उनको वर्कर या लेबर मिल सके। टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी में क्या है कि उनके पास किसी चीज़ को, लैंड को यूटिलाइज करने के लिए वहाँ पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी है क्या, उसके लिए जो भी मशीनें चाहिए या इक्विपमेंट चाहिए, क्या उनके पास वो चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पे जो लैंड है वो अच्छी तरह से यूज़ किया जाएगा। कल्चर एंड ट्रेडिशंस, जो इसी भी एरिया के कुछ कल्चर और ट्रेडिशन होते हैं जो उस लैंड को यूटिलाइज करने में प्रभावित करते हैं। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, लैंड को हम कैसे ख़राब कर रहे हैं और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट आपका है डिफॉरेस्टेशन, दूसरा है ओवरग्रेजिंग, तीसरा है माइनिंग, फोर्थ है ओवर इरिगेशन, और फिफ्थ है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। तो इसको मैंने कैटेगराइज कर दिया है आपका, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, हम जंगलों को जो है लगातार काटते जा रहे हैं, ठीक है, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिससे क्या है हमारा लैंड जो है पोल्यूशन हो रहा है। जैसे वहाँ की मिट्टी जो है अनफर्टाइल हो रही है, या वहाँ पे जो विंड के द्वारा मिट्टी को वहाँ से पानी के द्वारा वहाँ से इरोजन करके लेके जाया जाता है। तो उसके बाद क्या है, डिफॉरेस्टेशन को हम कैसे बचा सकते हैं, एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगा के, ठीक है, प्लांटेड
मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है, मोर में दरख्त जो है लगाने चाहिए। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग, क्या है पशु, जैसे काफ़ी सारे एरिया में जो हिली एरिया है वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की जाती है, पशु चराए जाते हैं, तो उससे क्या है ये भी जो हमारा लैंड रिसोर्स है वो डिग्रेड होते हैं, तो इनको कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, इसका ये सोल्यूशन है। नेक्स्ट है आपका माइनिंग, जैसे हम खदानों में से कोयला निकाल रहे हैं या मिनरल्स निकाल रहे हैं, जिससे क्या है हमारी धरती का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, तो इसलिए हमें इसको माइनिंग को भी कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ओवर इरिगेशन, इरिगेशन हम खेतों को पानी दे रहे हैं, फसलों को सिंचाई के लिए पानी दे रहे हैं, तो इसलिए क्या है हमारा वाटर लेवल है जो दिन ब दिन डाउन जा रहा है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि फसलों के लिए हम पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या है HBY सीड्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फसलों को, तो इसलिए ओवर इरिगेशन हो रही है, तो इसका हमने प्रॉपर मैनेजमेंट के द्वारा इरिगेशन जो हो जा रही है या दिन ब दिन जो लेवल डाउन जा रहा है पानी का, उसको रोकना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से काफ़ी तरह का वेस्ट निकलता है, चाहे वो आपका गंदा पानी हो या कोई आपका रहन कूद हो, मतलब कुछ भी वेस्ट हो, वो इंडस्ट्री से डायरेक्टली क्या है या तो वाटर नदियों नालों में गिरा दिया जाता है या कहीं ढेर पे मतलब बाहर ढेर लगा दिया जाता है, जिससे क्या है कि हमारा इन्वायरमेंट और हमारी सॉइल और हमारा वाटर क्या है पोल्यूट हो रहा है। इसलिए प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल जो है मैनेजमेंट अपनाई जानी चाहिए, ताकि हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपरली इसको जो है मैनेज कर सकते। सॉइल एज अ रिसोर्स, मिट्टी को हमें रिसोर्स के रूप में यूज़ करते हैं, तो रिसोर्स क्या है, सॉइल क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, ये हमारी सपोर्टिंग लाइफ, ठीक है, कोई भी धरती पे हमने जैसे कोई भी बिल्डिंग बनानी है, सेटलमेंट बनानी है, रोड ब्रिजेस बनाने हैं, तो इसमें जो है सॉइल का एक योगदान होता है। उसके बाद है फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन में कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे हो गया आपका वेदर हो गया, विंड हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है इसकी फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स सॉइल, ठीक है, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये आपको एग्जाम में आता है कि सॉइल कितनी टाइप की है, तो हम सॉइल को डिवाइड करेंगे इंटू 6 पार्ट। फर्स्ट वन है आपका एल्यूमिनियम सॉइल, सेकंड है ब्लैक सॉइल, थर्ड है आपकी रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ है लेटराइट सॉइल, फिफ्थ है आपकी एरिड सॉइल और सिक्स्थ है आपकी फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। तो फर्स्ट है आपकी एल्यूमिनियम सॉइल, ये क्या है वेरी फर्टाइल, मतलब ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये किस एरिया में पाई जाती है, कहाँ से आती है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा ये जो प्लेन्स है, नदरन प्लेन्स हैं, जो भी हमारे नदरन प्लेन्स है, ये सारे एल्यूमिनियम सॉइल से बने, जिससे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से जो आती है मिट्टी उससे बनते हैं। तो ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं और यहाँ पे फर्टिलिटी यहाँ ज़्यादा होगी, वहाँ पे आपको पता है कल्टीवेशन भी ज़्यादा होगी और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी होंगे, वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा रह रहे होंगे, बिकॉज उनको फर्टाइल लैंड मिल रही है फॉर द एग्रीकल्चर करने के लिए। नेक्स्ट है आपकी ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल आपको पता ही है, यू नो दैट कि ब्लैक सॉइल जो है कॉटन की फसल के लिए जो बहुत ही लाभदायक होती है, ये कॉटन की फसल यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। उसके बाद है रेड एंड येलो सॉइल, ये रेड एंड येलो सॉइल जो है लो रेनफॉल एरिया में ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डिकेन प्लेट्यू में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी लेटराइट सॉइल, लेटराइट सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने लेटराइट वर्ड का मीनिंग समझाना है कि लेटराइट सॉइल है क्या है। तो लेटराइट जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, जो लेटर से बना है, जिस लेटर का मीन्स है ब्रिक, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है लेटर, उससे जो है लेटराइट जो है वर्ड बना। तो ये लेटराइट वर्ड क्या होता है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हैवी रेनफॉल जो होती है, बट ये इतने ज़्यादा जो है उपजाऊ नहीं होती। उसके बाद क्या है एरिड सॉइल, एरिड सॉइल क्या है, यहाँ पर जैसे राजस्थान हो गया आपका, जहाँ लो रेनफॉल एरिया होगी, जहाँ पर जो वर्षा है नहीं पूरी मात्रा में नहीं होती, मतलब लो रेनफॉल एरिया है, वहाँ पे क्या होती है इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी में से जो है हुमस और मॉइस्चर की क्या होती है कमी होती है, लैक ऑफ हुमस एंड मॉइस्चर बिकॉज ऑफ फास्टर इवेपोरेशन एंड लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन या लैक ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट है आपकी फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल जैसे आपको पता है कि नाम से पता चल जाता है, जो हिली एरिया में फॉरेस्ट होते हैं वहाँ के इसको हिली एरिया में पाई जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो ये हो गया हमारा फॉरेस्ट सॉइल।
अब आपका लास्ट ये टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपका सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या है? मिट्टी की ऊपरी लेयर, मिट्टी की ऊपरी लेयर या धरती की ऊपरी लेयर जब हवा से या पानी से या किसी भी वेदर एजेंट के द्वारा उसको बहा लिया जाता है, वहाँ से निकाल लिया जाता है ऊपरी लेयर को, तो हम उसको सॉइल इरोजन का नाम देते हैं। ठीक है, पानी आता है, तेज बहाव में पानी आता है तो मिट्टी की ऊपरी परत को साथ में बहा ले जाता है, तो हम उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब इसको रोका कैसे जाए? हाउ टू कंजर्व द सॉइल इरोजन, कैसे? हमें क्या है, शेल्टर बेल्ट लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। बिकॉज अगर हम पेड़ लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे, तो वो क्या है, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं। अगर बाइंड करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, तो ये जो इरोजन होता है, चाहे वो विंड से हो चाहे वो वाटर से हो, वो होना जो है रुक जाएगा। तो इसलिए ये सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन का टॉपिक भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको एक बार दोबारा इसको पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपको कुछ सही समझ में आया तो मुझे डिस्क्रिप्शन में जो है कॉन्टैक्ट कीजिए। सो होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आएगा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आगे भी मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। अगर आपको ये मेरा चैप्टर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।